बात सच है कि हम चुनाव जीत नहीं पाए हैं। हम अभी भी उन जगहों को देख रहे हैं जहां से हमारे पास अभी पोटेंशियल है अपना वोट बढ़ाने का। हमारे पास अवसर है उन सामाजिक वर्गों में काम करके उनको अपने साथ जोड़ने का। और आप ये इस प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ कि 2027 का चुनाव केवल और केवल शीशामऊ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खुली चुनौती है, जिसको जो करना हो कर ले, केवल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब तो मंदिर बन गया साहब। इसकी खुशी हमको आपको है ना? बिल्कुल है, हमको आपको है ना। वो लोग तो अभी भी पीछे पड़े हैं। मंदिर से वो तो उनका समर्थन करते हैं जो आज भी कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो इसको फिर से तोड़ के बाबरी बनाएंगे। इनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। इसको किस दस से देखें? अच्छा, क्या कारण है आप बताइए कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के जुलूस निकलते हैं, कुछ नहीं होता, हमारे क्षेत्रों से निकलते हैं। लेकिन हिंदू शोभा यात्रा किसी भी धर्म की अगर बगल से निकल जाएगी तो क्यों होगा? वो तो त्योहार मनाते हैं अपना। नहीं तो दूसरे कोई मनाने देंगे कि नहीं मनाने देंगे? और हिंदुस्तान में अगर हिंदू त्योहार नहीं मनाएगा तो क्या पाकिस्तान जाएगा मनाने, जहाँ 22% से 2% कर दिया? ईद मनाते हैं आप? क्यों? तो मतलब आपके कहने का मतलब इससे पहले मुख्यमंत्री देखिए, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है, जो उनकी जन स्वीकारता है पूरे देश में नहीं विदेशों में, ऐसे में तो बेमानी से प्रश्न लगता है। हम तो उधर सोच ही नहीं रहे, सोचते ही नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य में, तो उस समय पे आपका क्या कहना है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? कानपुर शहर में आपको सबसे बढ़िया अभी तक के अनुभव जो आपका रहा है, जो आपका राजनीतिक करियर रहा है, विधायक आपको कौन सा बढ़िया लगा है? सारे विधायक अच्छे भी, कोई एक बताइए जिसको जो आपको सबसे बढ़िया रहा हो। बहुत अच्छा, बहुत खराब नहीं, सब अच्छे विधायक थे हमारे। पहले के उसमें प्रेमलता जी बहुत अच्छे विधायक थे, राकेश सोनकर जी बहुत अच्छे विधायक थे, नीरज चतुर्वेदी अपनी तरह के बहुत अच्छे विधायक थे। कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न रहता था। माननीय पचौरी जी, कोई जोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो पद पे आ जाएगा वो रहेगा अच्छा, कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बात सबको समझ लेनी चाहिए, यहाँ निर्णय के बाद व्यक्ति प्रत्याशी नहीं होता। हमारा सिंबल चुनाव ऐसा है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज के हमारे मेहमान हैं दीपू पांडे जी, जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अभी हैं, मतलब हाल ही में बने हुए हैं। बड़े चर्चे भी हैं इनके, और एक बड़ा अरसा इन्होंने राजनीति में दिया हुआ है। करीब 30 से 40 सालों का एक आरएसएस का भी अनुभव है। कुछ शुरुआत आरएसएस से हुई, अभी भाजपा में है। तो आपने मुझे समय दिया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं, आपने भी मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आपकी ये बताओ, पहले पढ़ाई कहाँ शुरू है? राजनीति में तो बाद में आए हम लोगों ने प्राइमरी के बाद हरसाहे जगदम्बा सा इंटर कॉलेज ग्राम बाग में बहुत अच्छा अपने समय का स्कूल हुआ करता था। इंटर तक की एजुकेशन मेरी वहाँ हुई। इसके बाद मैं डीएवी गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़े ब्रदर इन लॉ की एक ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, वो भोपाल थी। अच्छा। और उस समय की परिस्थितियों में मुझे जाना पड़ा भोपाल। तो फिर मैंने आके अरमापुर इंटर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम बिजनेस के फील्ड में उतर गए। राजनीति का शौक, समाज सेवा का काम साथ साथ लगातार चल रहा था। शादी कब हुई? शादी मेरी हुई 89 में। इतना याद करना पड़ रहा है आपको? अच्छी चीजें देर से याद आती हैं। लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज करी? घर में किसने करी थी आपकी शादी? हमारा संयुक्त परिवार है। हम 5 भाई बहन हैं और हम आज भी, हमारे सबसे बड़े ब्रदर और हम साथ रहते हैं। पूरी तरह से हमारे परिवार के द्वारा ये शादी तय हुई थी। और आज की तारीख में विश्वसनीय बात नहीं होगी, लेकिन हम अपने सत्य को सामने रख के कह रहे हैं, हमने शादी के पहले अपनी पत्नी को देखा नहीं था। हालांकि वो रहती हमारे बगल वाले ही मोहल्ले में थी, सर्वोदय नगर में। अच्छा। लेकिन कभी ये प्रयास भी नहीं किया कि हमें मन में था कि परिवार सेटिस्फाई है तो सबसे ज़्यादा तो इन्हीं लोगों को जो है इन्हीं के साथ निभानी है। तो पूरा विश्वास था और ईश्वर की दया से बहुत अच्छा। पिताजी का कमांड आपके ऊपर कैसे रहा? मैं घर में सबसे छोटा था भैया, तो मुझे ज़्यादा प्यार मिला है। हमारे अन्य भाई लोग पिताजी के सामने सामान्य रूप से कम रहते थे,
लेकिन मुझे उनके साथ बहुत रहने का और उनके साथ मूवमेंट करने का बहुत अवसर मिला है, और इसीलिए उनकी कुछ चीजें मुझ पे अपने आप विरासत में आई हैं, जैसे निडर रहना, कि सही बात को बोलने का जज्बा रखना, और सामाजिक संपर्क, मतलब गलत होते हुए ना देखना। हाँ, किसी भी गलत चीज के विरोध करने की क्षमता अपने आप में रखना, चाहे जो हो। पिताजी का क्या बैकग्राउंड रहा? मतलब फादर हमारे पूरे, अगर किसी कर्मयोगी की कोई परिभाषा बैठ सकती हो तो मेरे पिता पे बैठती है। बहुत अच्छे और समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था। बट वो जब मेरे पिता ने तो हमारे बाबा का चेहरा नहीं देखा, और हम उन दुर्भाग्यशाली लोगों में है जिन्हें अपने बाबा दादी का चित्र भी नहीं है जिनके पास। हमारे एक ताऊ थे, तो दादी उनको लेके कानपुर आ गई थी, और यहाँ पे उन्होंने फिर से जीवन यापन चालू किया। और जब फादर 12 या 13 साल के थे, उसी समय हमारे ताऊ जी की भी डेथ हो गई। अच्छा। तो परिवार का, एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद भी जीवन में संघर्ष किसको कहते हैं, ये शायद मेरे पिता से अच्छा कोई नहीं जानता है। 13-14 साल की उम्र से उन्होंने नौकरी की, फिर इसके बाद BIC में आ गए, असिस्टेंट वेलफेयर अफसर होकर रिटायर हुए। अच्छा। तो मेरे पिता का बैकग्राउंड, और एक चीज उन्होंने जीवन में हमेशा दी कि सत्य के साथ डटे रहो, अड़े रहो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, और ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है। तो आप RSS कब गए? मतलब बहुत छोटे रहे होंगे, 72, 73, 74 की बात होगी। हम लोग श्रीनगर में रहते थे। श्रीनगर कश्मीर नहीं है, ये चमनगंज थाने के पीछे एक मोहल्ला है। तो अछूतानंद पार्क में साइंस शाखा लगती थी, और हम लोग बालगढ़ में खेला करते थे। वहीं बगल में पड़ोस में गांधी चौक चौराहे पे हमारा संघ कार्यालय था। तो अक्सर बड़े पदाधिकारी है, माननीय अशोक सिंघल जी को हमने जाना भी वहीं से, पहचाना भी वहीं से। इसके बाद इमरजेंसी लगी तो इन लोगों का जो अज्ञातवास में रहे, वो सब चीजें हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखी है, करीब से देखी। और तमाम चीजों में छोटे होने के नाते कुछ में सहयोग भी, जैसे कुछ पत्र वगैरह जब जाते थे तो कई बार बच्चों से भिजवा दिए जाते थे, कोई नहीं देखता था। अच्छा। हाँ, तो इस तरह के, चूंकि अखबार तो छप नहीं रहे थे उस समय, और अखबार जैसे छप रहे थे सरकार की मंशा के अनुसार छप रहे थे, तो अपने संदेशों को, अपने संघ के संदेशों को, इन सब में बालपन में पता नहीं था क्या कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। मजा आती होगी। हाँ, मजा आता। अगर किसी बड़े आदमी ने दिया कि भाई ये पत्र वहां पहुंचाना, तो दिया है, तो कॉन्फिडेंस डेवलप। कुछ करना नहीं होता था, नीचे से किसका देना होता। श्रीनगर से हालांकि याद आया जी कि जब आप वहां पे खेलने जाते तो वहां का माहौल भी श्रीनगर वाला रहता था आपके समय? नहीं भैया, वो श्रीनगर था, बाजू में चमनगंज था। हमारे चमनगंज थाने के सामने उस समय घोसियाना था, और इधर जो श्रीनगर था, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके प्लॉट कहलाते थे। 1, 2, 3, 4 प्लॉट तक हमारे अनुसूचित बिरादरी के बहुत लोग रहते थे वहां पे, और इधर 5वीं प्लॉट से थोड़ा सा मिक्स आबादी थी। अच्छा। तो साफ सफाई के मामले में तो उस समय बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों के मन बहुत साफ हुआ करते थे। हमने पूरे मोहल्ले में, हमारा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम रिश्तों के नाम से नहीं पुकारते हों। पिताजी की तरफ से है तो चाचा है, ताऊ है, बाबा है, माँ की तरफ से है तो मौसा है, मामा है, नाना है। इवन देन घर में काम करने भी जो कर्म आते थे, चाहे सफाई करने वाले हों, तो हम लोगों ने कभी उनको उनके पेशे से नहीं बुलाया, और आज भी मुझे बहुत खराब लगता है। हमने उनको रिश्ते से ही बुलाया है। हमारी भाभी थी, हमारी बुआ थी, हमारी दादी थी, हमारी नानी थी, और उनको भी अधिकार था कि अगर हम कहीं गलत खड़े हों तो उसी अधिकार से डांट सकते हैं जिस अधिकार से हमारे परिवार के बड़े लोग डांटते हैं। ये विशेषता थी उस समय। तो RSS से आप धीरे धीरे राजनीति में कब आ गए? देखिए, चरणबद्ध कार्यक्रम हो गए, अपने आप किया कुछ नहीं। कॉलेजेस में आ गए, इंटरी कॉलेज में थे तो डिग्री कॉलेज के चुनाव में जाने लगे। एक शौक होता है, तो डिग्री कॉलेजेस के चुनाव में जाने लगे धीमे धीमे। हालांकि डिग्री कॉलेज में बहुत कम मौका मिला, बताया भी 1 साल के बाद ही, लेकिन तब तक पर्याप्त लोगों से में सर्कुलेशन हो चुका था, पर्याप्त लोगों से जान पहचान हो चुकी थी, और बस उसी नाते फिर भाजपा चालू हो गई। मतलब रिश्ते बहुत जल्दी बना लेते हैं दीपू, ये बात सही है? हमको लोगों से बहुत प्यार मिलता है। हम जिसके पास गए हैं, जिससे मिले हैं, उन्होंने हमको प्यार दिया, उस नाते भी रिश्ते बनाने में बहुत आसानी होती है। तो पहला चुनाव आपने कब लड़वाया? पहला चुनाव बहुत सक्रियता के साथ जो लड़वाया गया, वो चुनाव था 88 या 89 का। अच्छा। 84 में भी सहभागिता थी। क्या जिम्मेदारी क्या मिली आपको वहाँ की? उस समय बूथ की और पोलिंग सेंटर्स की जिम्मेदारी होती है। अच्छा। हम लोग सब लोग
मतदाता निकालने से लेकर बूथ वो किनका में चुनाव रहा जो आप 89 वाला बता रहे हो? 88 वाला चुनाव 88 में? हाँ, ये हमारे कल्याणपुर में प्रेमलता जी लड़ रही थी हम्म। और उन्हीं का चुनाव था कल्याण। उनके साथ में आपने काम किया हुआ? हाँ, नीचे स्तर पे, तब हम उनको नहीं जानते थे। अच्छा अच्छा। जानती भी हो तो मतलब हम कोई बहुत ऐसे लीडर नहीं इनिशियल बन पाए थे, स्टेज नीचे रही। स्टेज। हाँ, इनिशियल स्टेज रही। उसके बाद में फिर कब? इसके बाद फिर भैया बीच के 3-4 साल ये 95 का जो चुनाव हुआ है मेयर का, जिसमें सरला जी लड़ी हैं। इसके पहले राम जन्मभूमि आंदोलन में इस तरह के जो 91-92 में हुए लगातार चलते रहे। यहाँ से ग्रो अप हुआ, सब लोग जानने पहचानने लगे। फिर उसके बाद जो है 95 का चुनाव हुआ, तो 95 के चुनाव में चूंकि सरला जी लड़ी थी और कानपुर के लिए बहुत पुराना नाम नहीं था चूंकि, लेकिन सक्रियता और फेम खूब था, क्योंकि उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और एक यहाँ पोस्टमार्टम हाउस के सामने एक घटना हुई थी जिसमें एक तत्कालीन सपा सरकार के एक मंत्री की गाड़ी में आग लग गई थी। अच्छा। बाबूराम यादव नाम था संभवतः उनका, अगर हम भूल नहीं रहे, यही नाम था। अब वो नहीं है। उनके चुनाव में हम लोगों ने बहुत सक्रियता से और बहुत मेहनत करके चुनाव लड़ाया और परिणाम स्वरूप वो जीती। कानपुर की वो पहला जनता से चुनाव था, महापौर का पहला चुनाव था 95 का। तो जैसे पहले की जो राजनीति थी और अब की जो राजनीति जो देखने को मिलती है, उसमें फर्क क्या क्या है? मतलब पहले लोग डोर टू डोर जाया करते थे, अब तो थोड़ी सी आईटी सेल वाली भी राजनीति हो गई है, पार्टी बेस भी हो गया है। पहले उतना पार्टी बेस मुझे लगता नहीं हुआ करता था, जातिगत आधार पर ज्यादा चलता था। चुनाव जब भी हुआ है या कोई भी कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम भी हो, पारिवारिक कार्यक्रम भी हो, जो आपके उस समय पे जो उपलब्ध टूल्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो उस समय उपलब्ध चीजें होती हैं, उन्हीं के आधार पर जो सोर्सेस रहते हैं। हाँ। जो भी सोर्स हो। हाँ। तो ऐसे ही राजनीति के क्षेत्र में भी सोर्स बढ़े हैं। वो समय भी था जब दीवार पे दीपक बनाया जाता था, कागज पर लिख के चिपकाया जाता था, नील से स्लोगन लिखे जाते थे। हाँ, फिर स्टेंसिल आई। हाँ। स्टेंसिल अगर बहुत से बच्चे जानते नहीं होंगे स्टेंसिल क्या होती है। टीन का एक होता था, उसमें सेब बना होता था, कमल ऐसे ऊपर से ब्रश मारा, पूरा प्रत्याशी का नाम और सिंबल और सब इनको वोट देके भेजा। यहाँ से यात्रा चालू होती है। और आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है कि न केवल राजनीति के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए तमाम जानकारियां आप इससे मिल जाती हैं और आप सर्कुलेट हो जाते हो। तो ऐसी सने सने सब चीजों का राजनीति में प्रवेश हुआ और इनका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, जो जैसा करना चाहे। पहले लोग राजनीति में काम कम करते थे, अब ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि अब दिखता भी ज्यादा है। काम पहले भी ज्यादा करते थे। हाँ। अब काम का हमारा जो स्ट्रक्चर है, आकार बड़ा हो गया है, हमारा दल बड़ा हुआ है। हम अपने दल की बात करते हैं, दूसरे दलों का हमें नहीं पता। जिनके आकार छोटे हैं वो आज भी वैसे ही काम करते हैं। हमारे पास आकार बड़ा है, हमारे पास हर क्षेत्र में संगठन पहले से अब बड़ा हो गया। जीवन के से संबंधित कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो। और उसके बनाने की आवश्यकता इसलिए ही पड़ी है कि वो समाज हमसे जुड़ा है। जो समाज हमसे नहीं जुड़ा उसमें उससे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अब काम ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से मैन टू मैन कनेक्शन को आधार लेके चलती है। हमारे हर चुनाव में हमारा प्रयास होता है कि हम 1 से 3 बार तक अपने मतदाता का, अपने समर्थकों का दरवाजा नॉक करके एक बार उनको नमस्ते करके आग्रह करके आए, और हम प्रयास करके इसको करते हैं हमेशा। जिला अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया क्या होती है भाई? भाजपा में कैसे लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, क्या तरीका क्या है? ये तरीका कोई विशेष नहीं है। अब तो सामान्य रूप से उसको 2-3 बार 4 बार का सक्रिय सदस्य होना चाहिए, पार्टी की रीति नीति का जानने वाला होना चाहिए, और जो नॉमिनेशन के समय जो आपसे जानकारियां मांगी जाती हैं वो होना चाहिए। सक्रिय सदस्य 2-3 बार का और सक्रिय कार्यकर्ता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। संगठन का अनुभव होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। विचारधारा से का परिपक्व व्यक्ति होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और इन्हीं सब चीजों से धीमे धीमे करके भारतीय जनता पार्टी में आपको कोई एकदम से जिलाध्यक्ष बनता नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से 10 साल, 12 साल, 15 साल उसको जिलाध्यक्ष के योग्य बनाया जाता है। टिकट तो मिल जाता है, ऐसे बनाया जाता है तब बनता है। टिकट तो मिल जाता है। देखिए, टिकट की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग होती है। सामाजिक समीकरण हमें जब हम चुनाव में जाते हैं। अच्छा, सामाजिक समीकरण का मतलब क्या कास्ट से है? हाँ? अच्छा, इसलिए कि हम
अब आप ऐसे देख लो कि हमने माइनॉरिटीज को क्या नहीं दिया है योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। सब कुछ दिया, सबसे प्रायर तो नहीं सबसे ज्यादा दिया। हाँ, सबसे प्रायर उन्हीं को रखा गया। उनका जो परसेंटेज इस देश की जनसंख्या में है उससे 40 to 50 टाइम्स ज्यादा दिया है। हाँ बिल्कुल, पर हम उनका वोट नहीं ले पा रहे हैं, हमको उनका वोट नहीं मिलता है। हमसे कई बार राजनीतिक मंचों में पूछा जाता है आप मुस्लिमों को टिकट नहीं देते हो। अरे भाई हमें वोट नहीं देते तो हम टिकट नहीं देते, हमें वोट देना चालू करें हम तो टिकट देने के तैयार बैठे, हम कहाँ भेद कर रहे हैं। ऐसे ही हमको जब राजनीति में चुनाव लड़ने जाना होता, चुनाव हमें अपने में नहीं लड़ना होता, चुनाव हमें जनता के बीच में लड़ना होता है। तो हमें जनता की मानसिकता, जनता की उसके हम जब तक ठीक नहीं कर पाए तब तक तो इसी विचारधारा आप काम करना। जिस दिन देश अपनी विचारधारा से जुड़ जाएगा, जिस दिन इस देश में हर व्यक्ति अपने को भारतीय मानने लगेगा, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने को हिंदू मानने लगेगा, उस दिन तमाम कोष्टक खत्म हो जाएंगे। हिंदू के अंदर मुसलमान भी चले गए, हमने तो बताया, हमारे तो सरसंघचालक ने कहा कि चले गए, हमारे तो माननीय सरसंघचालक जी ने कहा कि हिंदू जीवन शैली है इस देश की, हिंदू धर्म नहीं है। धर्म तो हमारा सनातन है, आप सनातन मत मानो, लेकिन इस देश की जीवन शैली और संस्कृति को आप 1500 साल पहले की चीज को अगर आप महान मानोगे और 5000 साल की पहले की चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो आप अपने देश से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। आएंगे भाई, राम मंदिर पर भी आएंगे और संभल भी जाएंगे और अभी तो बहराइच वाला भी है। कानपुर की राजनीति आपको कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी है। और कानपुर इस केवल उत्तर प्रदेश को तो लीड करता ही करता है पॉलिटिकल, देश को भी संदेश देता है। बट उतना डेवलप तो हुआ नहीं, वो थोड़ा सा पीछे रह गया कहीं ना कहीं। तमाम उसके पीछे एक नहीं तमाम रीजंस हो सकते हैं डेवलप कम होने के। और इस शहर का दुर्भाग्य ये रहा है कि कभी मैनचेस्टर होता था, यहाँ तमाम ऐसे कारखाने थे। कभी ये हमारा शहर देश का 5वें नंबर का शहर गिना जाता था। यहाँ टेक्सटाइल यूनिट्स की भरमार थी, हाँ टेक्सटाइल की भरमार थी, हाँ। और लेदर के में टेफ्को देश का जाना माना ब्रांड था। लेकिन वो एक लाल झंडा यहाँ पे कम्युनिस्टों की यूनियनों ने सारी मिलें बंद करा दी, सारा स्ट्रक्चर ध्वस्त करा दिया। लाल झंडा किसका? कम्युनिस्टों की यूनियन, सब जानते लाल झंडा उन्हीं का है। लाल टोपी की बात नहीं की हमने, लाल झंडे की बात। हाँ इसीलिए हमने उसको थोड़ा कंफ्यूजन, समझ गए आप कहाँ पे? नहीं। उस यूनियन ने मजदूरों के हितों के खिलाफ मिल मालिकों से समझौता करके एक सोची समझी साजिश के तहत इस महानगर की तमाम उन इकाइयों को, जो इस महानगर को रोजगार नहीं दे रहे थे, पूरे प्रदेश से ही नहीं दूसरे प्रदेशों का भी आदमी आके यहाँ पे रोजगार करके यहाँ स्टेब्लिश हो रहा था, उसको रोका। एक बड़े स्तर पे मूवमेंट भी। इसीलिए यहाँ का जो आप कहते हैं ना डेवलपमेंट कम हुआ, उसका कारण ये। जैसे अभी एक हाल ही में चुनाव हुआ आपके यहाँ सीसामऊ विधानसभा का, कुछ ही दिन पहले आपको पद मिला था, हार क्यों गए, क्या रीजन रहा? पहला प्रश्न, 2-3 प्रश्न है लगातार, हम आपको एक साथ ही बता देते हैं। पहला प्रश्न, टिकट का गलत चयन हो जाना था या जातिगत समीकरण फिट नहीं बैठा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बात सबको समझ लेनी चाहिए, यहाँ निर्णय के बाद व्यक्ति प्रत्याशी नहीं होता है, हमारा सिंबल चुनाव लड़ता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत श्रम से चुनाव लड़ाया है। और यही कारण है कि हम लोकसभा में जब इन्होंने झूठे नैरेटिव गढ़े थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और वो तो सबसे ज्यादा तो जिसने प्रभावित किया था वोटों को कि हर गरीब महिला के खाते में महीने में 8,500 खटाखट साल का 1 लाख रुपया, तो लोकसभा में उनका झूठा नैरेटिव चल गया था। लेकिन इस विधानसभा में हमने लगभग 18-19 हजार वोट अधिक पाए हैं। ये बात सच है कि हम चुनाव जीत नहीं पाए हैं, हम अभी भी उन जगहों को देख रहे हैं जहां से हमारे पास अभी पोटेंशियल है अपना वोट बढ़ाने का, हमारे पास अवसर है उन सामाजिक वर्गों में काम करके उनको अपने साथ जोड़ने का। और आप ये इस प्रोग्राम में कह के जा रहा हूँ कि 2027 का चुनाव केवल और केवल सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खुली चुनौती है, जिसको जो करना हो कर ले, केवल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। थोड़ा सा इस मुद्दे से अगर हम हटें, जैसे आप कह रहे हैं जीतेगी, तो जीतने में एक समीकरण फिट बैठेगा?
जो आप कह रहे हैं कुछ कमी रह गई, कहीं ना कहीं कुछ काम करने के लिए तो रह गया ना, तो वो क्या जात के आधार पर कुछ रह गया? जैसे लोग कह रहे हैं सोनकर साहब को मिलता है तो भाई जीत गए होते। नहीं, हमको सुनकर मिला, हम्म ये गलत बात है कि नहीं मिला। हम्म कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसका वोट हमको नहीं मिला, उतनी संख्या में नहीं मिला जितना जीत के लिए आवश्यक था। सोनकर की बात मत करिए, पूरा मिला हमको। अच्छा, लेकिन समाज के भी तमाम वर्ग ऐसे हैं जो ब्राह्मणों ने ही नहीं दिया? ऐसा तो नहीं कह सकते आप। देखिए, किसी भी जात का, किसी भी वर्ग का 100 में 100 वोट किसी को नहीं मिलता। हाँ, कभी नहीं मिलता है। 80%, 85% वोटिंग होती है, उसको 100% क्योंकि और राजनीतिक दलों के भी तो फॉलोअर्स, उनके पदाधिकारी हैं ना। आप हमारे रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हमें 75, 78, 82 ऐसे वोट मिला है हमारी अनुकूल क्षेत्रों में। मुस्लिम क्षेत्रों की बात नहीं करते, वहां में वोट मिलता ही नहीं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन वहां पे 99 मिलता है, 98 मिलता है। वहां पे वोट पार्टी के आधार पे नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं और लड़ाई तभी बड़ी। जिसको उसको कोई वोट जिहाद कह देता है तो लोग चिढ़ जाते हैं। अरे भाई 99% वोट मिल रहा है, तमाम आप कन्वेंसिंग में, आप तो चूंकि पत्रकारिता की जगत से हो, आपको तमाम ऐसे लोग मिले होंगे जो इरफान से नाराज थे, उसके परिवार से नाराज थे। क्यों नहीं उनके वोट दूसरे को मिले? कोई कारण बता सकता है? हम आपसे तो आप पूछ रहे हो, आपसे लोग नाराज थे प्रत्याशी के कारण, आपसे लोग नाराज थे जात के कारण, नहीं दिया। उनसे पूछिए, उनके यहाँ भी तो 10-20% ऐसे थे जो नाराज थे, उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो वोट इस देश की तरक्की, इस विधानसभा की तरक्की, इस प्रदेश की तरक्की के लिए नहीं देते हैं। वो अल्टीमेटली जब वोट देने आते हैं तो उन्हें बस एक ही चीज दिखती है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, कौन ऐसा है जो हमको खुली उद्दंडता और ये बात आपकी 200% सही, सिम सहमत भी। उसका फायदा समाजवादी पार्टी को लोकसभा में मिला है। देखिए, समाजवादी पार्टी को नहीं, जो भी भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा हुआ, क्योंकि बाकी को तो इस देश के मूल संस्कृति की चिंता ही नहीं है ना। वो तो राम मंदिर का विरोध करने लगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनके वकील चले जाते हैं, बोले साहब चुनाव के पहले इसको मत करिए, नहीं तो हमारा वोट प्रभावित हो जाएगा। अब तो मंदिर बन गया साहब। इसकी खुशी हमको आपको है ना? बिल्कुल है, हमको आपको है ना। वो लोग तो अभी भी पीछे पड़े हैं। मंदिर से वो तो उनका समर्थन करते हैं जो आज भी कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो इसको फिर से तोड़ के बाबरी बनाएंगे। इनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा तो किसी ने नहीं है ना। किसने नहीं कहा है? ये किसने कहा कि राम मंदिर तोड़ के बाबरी बनाएंगे? आप तमाम किसी लीडर, उनके लीडर्स के तमाम लोगों के उद्देश्य, अरे डिबेट में आप कह रहे हैं, आप कह रहे हो, कहा नहीं, टीवी डिबेट में कहते हैं भाई हम आपको भेज देंगे। किसी बड़े चेहरे का नाम बताइए जिसने कहा हो। मेरे ख्याल से वो मीम का वो क्या नाम है, जो कौन वारसी करके, हम ये नाम इसलिए नहीं लेंगे कि जब तक वो कंफर्म हो के, लेकिन 4-5 लोगों ने कहा है। अच्छा ठीक बात, हम आपकी बात मान गए। हाँ। अभी संभल की हिंसा हुई और इससे पहले बहराइच में हुई थी, और मुझे लग रहा है कुछ महाराजगंज में भी रहा बीच में थोड़ा सा। तो हिंसा होने का क्या कारण है? एक तो ये, और दूसरा प्रश्न ये कि अभी संभल में एक मंदिर भी 45 साल पुराना देखने को मिला है, हनुमान जी का। हम लोग हमेशा इस बात के समर्थक रहे हैं कि इस देश में हर व्यक्ति को अपने रीत रिवाज, अपनी परंपराओं और अपने त्योहारों को मनाने की आजादी। ये सच है और ये सब जानते हैं, और तमाम अभिलेखों में भी ये बातें दर्ज हैं कि हमारे तमाम आध्यात्मिक स्थलों को मुगल शासन में तोड़कर उनका स्वरूप बदला गया और उन्हें एक दूसरे धर्म विशेष के उपासना स्थल बनाया गया। हाँ, ये बात सही है, बहुत जगह ऐसा देखा भी। जिनके मन में पीड़ा है वो जब कोर्ट जाते हैं, वहां से आदेश लेके आते हैं, उसके आदेश पे सर्वे होता है, तो सर्वे पे पथराव होता है, उनके ऊपर घेराव होता है, उनको उनके ऊपर जो है गन शॉट होती हैं। इसको किस जज से देखें? अच्छा, क्या कारण है आप बताइए कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के जुलूस निकलते हैं, कुछ नहीं होता, हमारे क्षेत्रों से निकलते हैं, लेकिन हिंदू शोभा यात्रा किसी भी धर्म की अगर बगल से निकल जाएगी तो क्यों होगा? वो तो त्योहार मनाते हैं अपना। नहीं तो दूसरे कोई मनाने देंगे कि नहीं मनाने देंगे? और देंगे। हिंदुस्तान में अगर हिंदू त्योहार नहीं मनाएगा तो क्या पाकिस्तान जाएगा मनाने, जहां 22% से 2% कर दिया है? ईद मनाते हैं आप? क्यों मनाते हैं कि नहीं मनाते? नहीं, ईद हमको सामने मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं। अब जरूरी थोड़ी, अब हम मान लो हमारे खान पान में फर्क है तो हम नहीं खाते उनका वो वाला खाना, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे तमाम मित्र मुस्लिम सिवैयां नहीं खाते? खा लेते हैं। खा लेते हैं, क्यों नहीं खा लेंगे? मतलब जहां तालमेल मिल रहा है, या जो हमारे उनमें कोई भेद नहीं है, डीएनए सबका एक है।
खून एक है, मेरा खून उनको लगेगा, उनका खून उनको लगेगा। भेद मानसिकता का है। हम इस देश की समृद्धि चाहते हैं, हम इस देश को मजबूत देखना चाहते हैं, हम इस देश के हर व्यक्ति को खुशहाल देखना चाहते हैं, और वो कुछ लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं क्योंकि उनकी आस्था यहाँ पे नहीं है। बस यहीं पे चिंतन का फर्क है, और कोई फर्क। चिंतन यहीं पे बढ़ जाता है। जैसे अभी विधानसभा क्या इस देश में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है? कैसे नहीं है? बहुत है। और हम क्या उनको श्रद्धा से उनके नाम नहीं लेते? हम क्या श्रद्धा से उन्हें प्रणाम नहीं करते? बट वो अपने उनको आदर्श नहीं मानते ना, वो तो कुछ इस एक्चुअली अभी भी क्या है कि उनके यहाँ अभी भी जो एक बड़ा वर्ग है वो दीन की पढ़ाई के नाम पे जो कट्टरता परोस रहा है उस पर विश्वास करता है। ये बड़ा वर्ग जो कह रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? उनके यहाँ जो बड़ा वर्ग है, उनके मान लो 100 लोग हैं, तो उसमें 5 तो ऐसे हैं जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके गए, वो शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन 80 वो हैं जो दीन की पढ़ाई और दीन के लोगों के कई लोगों को मानते हैं, और ये बेचारे मौन होकर शांतिप्रिय उसको सुनते रहते हैं। ये उसके फॉलोवर है, इसलिए समस्या, और कोई समस्या नहीं है। कानपुर शहर में आपको सबसे बढ़िया अभी तक के अनुभव जो आपका रहा है, जो आपका राजनीतिक करियर रहा है, विधायक आपको कौन सा बढ़िया लगा है? सारे विधायक अच्छे, कोई एक बताइए जिसको जो आपको सबसे बढ़िया रहा हो। बहुत अच्छा, बहुत खराब नहीं, सब अच्छे विधायक थे। हमारे पहले के उसमें प्रेमलता जी बहुत अच्छी विधायक थी, राकेश सोनकर जी बहुत अच्छे विधायक थे, नीरज चतुर्वेदी अपनी तरह के बहुत अच्छे विधायक थे, कार्यकर्ता बहुत पसंद रहता था। माननीय पचौरी जी, कोई जोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो पद पे आ जाएगा वो रहेगा अच्छा, कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। अच्छा, एक और बड़ा अहम प्रश्न मन में आ रहा है, कानपुर शहर से कभी कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा? देखिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि जैसे आज से ये 30-35-40 साल पहले बात होती तो हम कहते हैं हाँ हमारे यहाँ संभावनाएं घूम रही हैं, इसीलिए हम आज कर ले रहे हैं। पहले के लोग हमारे यहाँ संभावनाएं घूम रही हैं। हाँ, अभी क्या है कि राजनीति में अन्य क्षेत्र हमसे बहुत आगे हो गए। लीडरशिप कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप इंजेक्शन लगा के किसी को डेवलप कर दोगे। तो मतलब आपके कहने का मतलब इससे पहले मुख्यमंत्री देखिए, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है, जो उनकी जन स्वीकारता है पूरे देश में नहीं विदेशों में, ऐसे में तो बेमानी से प्रश्न लगता है। हम तो उधर सोच ही नहीं रहे, सोचते ही नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य में, तो फिर उस समय पे आपका क्या कहना है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? यही एक दल ऐसा है जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे पिता का नेता होना या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होना जरूरी नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, इसमें कोई भी कुछ बन सकता है। ठीक बात, अन्य जगहों पे सुविधा उपलब्ध नहीं है। समझ गए आप। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं, किसी को नहीं कह, कांग्रेस को टारगेट हम कर रहे हैं। पूरे देश के राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं मित्र। टीएमसी से चालू हो जाइए, साउथ तक चले जाइए, समझ गए, सब प्राइवेट लिमिटेड है। लोग तो कहते हैं भाजपा भी एक कॉर्पोरेट पार्टी है। आप बताइए, आज की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना, नई तकनीक के साथ अपने को जोड़ना और उसका भरपूर उपयोग करना, अगर ये कारपोरेट कल्चर कहलाता है तो हम कारपोरेट कल्चर के हैं तो हैं, और हम इसमें और ज्यादा करेंगे, क्योंकि जिस काम को करने से, जिस कल्चर को अपनाने से हमारे कार्य की गुणवत्ता ठीक होती है, हमारे कार्य का क्षेत्र बढ़ जाता है, हमें उससे ज्यादा जो इनपुट मिलता है, तो क्यों नहीं करेंगे साहब? अच्छा, पुराने जो चेहरे रहे उनमें से कौन बन सकता था मुख्यमंत्री? ये बेमानी सा प्रश्न है। पिछली बातों को तमाम लोग थे जिनको, क्योंकि हम तो पुराने जमाने में संघर्ष ही कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री की बात ही नहीं होती थी, विधायक को सांसद बनाना बड़ी बात होती थी। लेकिन देखिए, पहले भी जब हमारे मुख्यमंत्री बने, चाहे माननीय कल्याण सिंह जी हो, माननीय राजनाथ सिंह हो, बीच में राम प्रकाश गुप्ता जी हो, सब अपनी अपनी तरह के श्रेष्ठ लोग बने। अच्छा, भाजपा में श्रेष्ठतम का चुनाव होता है। योगी जी के बारे में एक लाइन बताइए। बोलिए, कोई भी एक लाइन बताइए। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भारत माता गाय गंगा के लिए काम करने वाला दुर्लभतम राजनेताओं में से एक है, जो हमारे पास कुछ हो, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। ठीक बात। आपका बहुत समय राजनीति में रहा, तो कभी समाजवादी पार्टी से अप्रोच नहीं आया कि भैया समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो? मैंने कुछ देर पहले आपसे वापसी बातचीत में कहा था कि जो अचेतन मस्तिष्क, साइलेंट ब्रेन में जो हमारे संघ के प्रमुख लोगों का बौद्धिक, ऐसा नहीं कि राजनीति में हमेशा हमारे पास सुखद ही काल रहा है, हम
अपने 30-35-40 साल के उसमें अध्यक्ष बन पाए हैं। लेकिन मेरे लिए संतुष्टि का विषय है कि जिस पार्टी में हम हाथ पकड़ के चलना सीखा था, उसके जिला अध्यक्ष मेरे लिए उपलब्धि है। कभी 1 मिनट के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया हमारे तमाम मित्रों नहीं, विचार नहीं, मैंने बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ। मेरे तमाम मित्र ऐसे हैं जो दूसरे दलों से चुनाव लड़ते हैं, तमाम ऐसे जो हमको भैया कहते हैं, और दूसरे, और वो कहते थे भैया कहाँ पढ़े हो। हाँ, वो उसी पे आना चाह रहा है। हमने कहा हम यहाँ पढ़े नहीं है, हम पढ़े नहीं है, यहाँ हमारा मन मिल रहा है, और जहाँ मन मिलता है वहाँ आप दरी पे भी सो लेते हो, जहाँ मन नहीं मिलता है वहाँ मोटे मोटे गद्दे भी नींद नहीं लाते। हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल भाजपा में, बाकी किसी दल में अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। मतलब मानसिक अनुकूलता, मतलब एक विकल्प भाजपा, मानसिक अनुकूलता वही है। बांग्लादेश में मरेगा तो ठेका भाजपा ने रखा, हम ही आवाज उठाएंगे। अभी हिंदू कटेगा, हम ही आवाज उठाएंगे। हम कहेंगे कटोगे तो बटोगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहेंगे एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे, एक्सप्लेनेशन पूछा। अपने गिराबान में भी झांके। कल तो आप लोगों ने सुना होगा योगी जी ने, हाँ, देखा, जब कहा कि सौहार्द की बात करने वालों को क्या नहीं आती है। किसी के पास जवाब? आप अच्छा तो संभली क्यों? आप कानपुर देख लीजिए। मैंने भी जिन मोहल्लों का जिक्र किया है, निखिल जी, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। मोहम्मद अली पार्क के सामने कास्ताना रोड था, खत्म हो गया है। श्रीनगर के चमनगंज जो कुरियाना था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्लाट खत्म हो गई है। सारा वहां पे मुस्लिम आबादी आके बस गई है। 5वीं प्लाट होने का मतलब कब्जा हो गया। लोगों ने भय और आतंक के कारण छोड़ के भाग गए या बेच के भाग गए। लोगों ने बेच दिया, मतलब वहां रहना, छोड़ के भी भागे, बेच के भी भागे। इसलिए कि इतना कुछ दलों के शासन में उन्होंने इतनी अति की है कि आदमी के पास कोई रास्ता नहीं था, तो लोगों ने वहां से बेच दिया अपना, कहीं भी जाके रहे, जान बचानी है। और खाली संभल मत जाओ। इसी कानपुर शहर की एक दिन दाढ़ी आड़ी आपकी ठीक है, टीका का मतलब एक बार घूम आओ जरा गलियों में, आपको अभी भी 8, 10, 15 मंदिर मिल जाएंगे जो आपसे पूछेंगे निखिल किस पंथ को मानते हो, फिर मेरी ऐसी स्थिति क्यों है। ये मंदिर सैकड़ों की संख्या में, लेकिन 10-15 तो आपको सामने मिलेंगे, और उन पे जो हो रहा होगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और अभी हम इसकी आवाज उठाएंगे तो हम क्या है, सांप्रदायिक। इस देश में बहुसंख्यक समाज की बात करने वाला सांप्रदायिक है। दुर्भाग्य तो ये है इस देश की राजनीति का। अब तो माहौल आप लोगों को ठीक कर देना चाहिए। माहौल ठीक, भाई सेंट्रल में भी भाजपा है, स्टेट में भी भाजपा है, कानपुर के मेयर भी भाजपा है। जब निजी स्वार्थ राजनीति, राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थ बड़े हो जाएंगे, जब सत्ता उनको भोग के लिए चाहिए, तो तमाम बड़े उद्देश्य पीछे रह जाते हैं मित्र। हम सबको आज नहीं जागेंगे, कल जागना पड़ेगा। अच्छा, एक ऑडियो बड़ा वायरल रहा भी, कोई चड्ढा जी हैं, उन्होंने नसीम जी को कॉल करके कहा कि वो जिस मंदिर में गई हैं वो मंदिर धुलवा दो। बलकंडेश्वर मंदिर बात। हाँ, हमने सुना था। क्या तो वो कहना ठीक है, क्या गलत है? धुलवाना चाहिए था या उनको जाना नहीं चाहिए था? क्या गलत है उनके बयान से? आपको क्या गलत लगा? पहले नहीं, मुझे गलत नहीं लगा, उसी को ठीक कर दें। आप मुझे ये बताइए, आप उनके बयान से सहमत हैं कि नहीं? मित्र, हाँ, हम जिस भाव को मानते हैं, हम जहाँ जाते हैं वो श्रद्धा और आदर के भाव से जाते हैं। हम वहाँ के किसी के लोगों को प्रभावित करने के लिए हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम नमाज तब पढ़ेंगे जब हमें नमाज के प्रति श्रद्धा होगी। हम गुरुद्वारे जाते हैं, सर पे रुमाल बांध के जाते हैं, वहाँ सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, श्रद्धा होती है, माथा टेकते हैं। आप कहने के सेंस जब अंदर से हो तभी जाओ। ईश्वर वो तो सब जान रहा है ना क्यों आयो। अगर हमारी भावना, पॉलिटिक्स दो चीजें उसने कही। हम मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा खान पान में ऐसा नहीं कि पूरा हिंदू समाज शाकाहारी है, हाँ, मांसाहारी भी है, लेकिन वो सब उस आहार के पहले भगवान का स्पर्श कर लेता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? सहमत हो आप? सहमत है। उनके मंदिर जाने की टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। सुबह सुबह आ गए होते 6-7 बजे बिना नाश्ता वास्ता किए। तो हमारी भावनाओं को, अगर किसी व्यक्ति, किसी सनातनी की भावनाओं को ठेस पहुंची है और उसने कह दिया तो इसमें गलत क्या है भाई? मैं बस जानना चाह रहा था, बड़ा वायरल रहा। हम तो आप ही से पूछ रहे हैं कि इसमें गलती तो बताओ उसकी क्या है, उस चड्ढा की बेचारे की, जिसको आप लोग विलेन बना दे रहे हो। नहीं, यही तो कहा ना यार, मेरे भगवान को क्यों अपवित्र कर दिया? हम भाई विलन नहीं बना रहे। मेरे कहने का ये था कि उन्होंने कहा कि धुलवा दीजिए। हमको तो या तो जाने नहीं देते। नहीं, जाने देने का, अब वो व्यक्ति है आ जब गया, नहीं होते तो धुलवाने का विषय पैदा नहीं होता। धुलवाने का तो लोगों ने धो लिया होगा, पवित्र कर लिया होगा। देखिए हमारे यहाँ तमाम लोग ऐसे हैं जो वोकल है और कह के करते हैं। तमाम लोग हैं, भगवान को मानते हैं, उन्होंने देखा ये गंदा आदमी है या ये है तो
अपना गए, उन्होंने कर लिया बिना किसी शोर शराबे के, और उनके मन में हो गया कि हमारा भगवान फिर ठीक हो गया। ये तो ठीक है बात है, लेकिन हमें उससे उसकी व्यक्ति की, और उसने कोई ऐसा नहीं कोई चोरी छिपे बात की, उसने पूरी बात कही है, पूरी बात कही है। तो उसकी भावनाएं है, हर व्यक्ति की अपनी भावना है, संवेदनशीलता, उसकी भगवान के प्रति संवेदनशीलता है कि उसने मुखर होकर ये बात कही। उनको पहले थोड़ी सी कहनी चाहिए, उन्होंने चुनाव जब हमको लग रहा है रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके बाद की उस बात व्यक्ति है। का कोई पॉलिटिकल मेरे Connection ख्याल से नहीं एम नहीं था। हाँ, मैं हालांकि जानता नहीं हूँ, मैंने उससे वीडियो नहीं देखा। उनका कोई राजनीतिक एम होता, अगर कोई नेता ऐसे करता तो वोटिंग के पहले करता। अच्छा, उन्होंने कहा बहुत श्रद्धाजनक तरीके से। वो धर्मावलंबी है, भगवान को मानने वाला व्यक्ति, उसको पीड़ा हुई, उसने कह दिया, फोन कर दिया, आगे स्टेप ले लिया। अब इसमें उसकी क्या चर्चा। ठीक बात भाई, बहादुर है। आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, और कानपुर के काफी विषय में भी चर्चा हुई, जगह में भी चर्चा हुई, और राजनीतिक की भी थोड़ी बहुत बातें हुई आपसे। और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट में लेंगे विराम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार, आपने समय निकाला, और आप इसी तरीके से हम लोगों को समय देते रहिए। और बहुत बार कुछ ना कुछ, कानपुर शहर इतना बड़ा है तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उस पर भी चर्चा हम लोग भविष्य में भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, आपको, आपके दर्शकों को, आपके पूरे स्टाफ को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत उन्नत करें, बहुत ऊंचे स्तर पर जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।